नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरस्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए, कैसे हैं आप लोग? हालचाल बढ़िया है? पढ़ाई हो रही है आप लोगों को? याद हो रहा है? आजकल कोई कमेंट भी नहीं करता, लग रहा है कि कोई देखता नहीं है वीडियो। चलिए, आप लोगों की जैसी इच्छा। आज की जो हमारी विषय वस्तु है वह है उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। तो आज जो हमारी चर्चा होगी उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति पर होगी। ठीक, तो चलिए हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले लिख चुकी हूँ मैं उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति की हम चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए, जो आर्थिक स्थिति में हम यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि संबंधित बातों पर चर्चा होगी। क्यों? क्योंकि पूर्व वैदिक काल में जो आर्थिक स्थिति था वह पशुधन पर था, पशु पालन होता था। और उत्तर वैदिक काल में बदलाव हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधानता हो जाती है और इनका द्वितीयक पेशा पशुपालन हो जाता है। तो चलिए हम जरा लिखते भी रहते हैं और साथ में बताते भी रहेंगे। ठीक ना? उत्तर वैदिक काल में यही से लिखती हूँ, आगे आ जाऊंगी। ठीक, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था भाई? मुख्य पेशा क्या था? मुख्य पेशा या व्यवसाय। ठीक, इनका जो मुख्य पेशा था वह था कृषि। कृषि, ठीक। जब कृषि करने लगे तो यहाँ पर जीवन अस्थायी हो गया। कृषि जब हुआ, कृषि हो गया। ठीक, और जब कृषि हुआ तो क्या हो गया? स्थायी जीवन जीना आरंभ हुआ। ठीक, अब जो मुख्य पेशा कृषि था, अगर हम आर्यों का द्वितीयक पेशा की बात करें, द्वितीयक जो पेशा था वह क्या था? पशुपालन। ठीक, यहाँ पर पशुपालन का महत्व थोड़ा कम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि पशुपालन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद में पशुपालन के लिए, अथर्ववेद में पशुपालन के वृद्धि की, पशुओं की वृद्धि की कामना की गई है। ठीक, कामना की गई है। फिर से समझते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य पेशा था, व्यवसाय था, वह क्या था? कृषि था। ठीक, कृषि हो गया। जब कृषि हुआ, भाई कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो कहाँ पर एक जगह रहेंगे? तो एक जगह रहने लगे। क्या हो गया? अस्थाई हो गए ये लोग। अस्थाई जीवन शुरू हो गया यहाँ पर। और इनका जो द्वितीयक यानी दूसरा जो पेशा था, दूसरा व्यवसाय था, वह क्या था? पशुपालन था। और पशुपालन का महत्व बस थोड़ा कम था पूर्व वैदिक काल के मुकाबले। यहाँ पर पशुपालन के लिए, पशुओं के लिए अथर्ववेद में यह साक्ष्य मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में भी पशुओं की वृद्धि के लिए
कामना करते थे, पूजा पाठ करते थे उत्तर वैदिक काल के लोग। ठीक, यानी कि उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य आधार था वह क्या था? कृषि था। मुख्य आधार क्या हो गया? कृषि। मुख्य आधार भाई क्या हुआ? मुख्य आधार, आधार क्या हुआ? कृषि। ठीक, कृषि हो गया। और शतपथ ब्राह्मण में, यहां पर मैं लिख रही हूं शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधित, शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधित प्रक्रियाओं का पूरा एक अध्याय है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधित प्रक्रियाओं का एक पूरा अध्याय है, अध्याय। ठीक, अब ये अध्याय क्या है भाई? इसमें क्या क्या बातें हैं? इसमें जो प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? यहाँ जो प्रक्रिया हमने लिखा है, प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? प्रक्रिया का मतलब हो गया जुताई, जुताई, बुआई, बुआई, निराई, निराई और बीज बोना। ये सारी बातें आपके प्रक्रिया में आ जाती है। ठीक, तो शतपथ ब्राह्मण में यह याद रखिएगा। अब मैं कोई थे भाई, नाम नहीं याद आ रहा है, इंद्रजीत यादव थे या तो कोई विजय यादव थे, उन्होंने स्क्रीनशॉट खींचने के लिए कहा कि समय दिए, तो आप लोग यहाँ पर एक देखिए, आपका ये जो है मुख्य पेशा, ये जो जरूर आप लोग खींचते रहिए, आप लोग साथ में नोट कर लिया करें। ठीक, अब जब कृषि होता है, यहाँ पर जब कृषि हो रहा है तो यहाँ पर बैल, कृषि कैसे होगा भाई? जुताई कैसे होगा? उस समय जुताई कोई ट्रैक्टर तो थी नहीं कि ट्रैक्टर से जुताई हो रही खेतों की। उस समय बैल के माध्यम से उसमें हल और फाल लगा दिए जाते थे और उससे खेतों की जुताई होती थी। तब बुआई होता था, सिंचाई होती, गुड़ाई होती, जो भी होती थी सारी, आज जैसे हो रहा है वैसे उस समय हुआ होगा। ठीक, कृषि में जो है बैल एवं हल का महत्व देखने को मिलता है। ये जो बैल हैं, उस समय कृषि कार्य के लिए जो बैल जो उपयोग में लाए जाते थे, उनकी संख्या कैसे थी भाई? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे करते करते 24 संख्या तक गई थी। ठीक, मैं खुद इस 2 की संख्या आज भी आपको मिल जाएगा। बचपन में गांव में हमने देखा था कि 2 बैलों के साथ एक साथ लगा करके खेत को जुताई होती थी। हालांकि 4 बैलों तक भी देखा है। कुछ लोग ऐसे थे जो सिंचाई करने के लिए कुआं होता है, उसमें 4 बैल लगा करके वो काफ़ी दूर लेके जाते थे और एक बहुत बड़ा सा चमड़े का एक बाल्टी की तरह होता था, चमड़े का वो बना होता था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो उसमें पानी भर के आता था नीचे कुएं से, और वो जितनी ही गहराई कुआं थी उतनी ही बड़ी रस्सी लगती थी और वो बैल आगे चला जाता था। तो जब वो आगे जाता था तो पानी नीचे से ऊपर आता था और फिर बैल को वापस उल्टा लाते थे। तो जो पात्र होता था पानी निकालने का, वो सीधे नीचे कुएं में जाता था पानी लेने के लिए। ठीक, तो इसको उस गांव में एक जो है, उसको एक शब्द आता था जोखरना, जोखरना। ठीक, जोखरना जुआ होता था, वो गर्दन में बैलों को लगा उगा कर एक साथ बांध दिए जाते थे, उसको जोखरना शब्द बोला जाता था। ठीक, ये जो 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12 की संख्या में
खेत जोतने के लिए एक साथ संख्या में एक साथ लगाया जाता था। ठीक, ये हटा दीजिए, नहीं आप लोग सोचेंगे क्या है। जोखरना का मतलब एक साथ लगाना था, एक ही साथ कई सारे बैल को जोड़ करके लगाते थे, लेकिन 24 संख्या तक गई थी। ठीक, और क्या करते थे, एक साथ जब लगाते थे क्या करते थे, खेत जोतते थे। ठीक, अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है आपको, इस 24, उस समय देखिए बड़े बड़े, ठीक है, उल्लेख अभी बता रहे हैं। उस समय यहाँ हल की हम बात कर लेते हैं। ठीक, उस समय जो है हल कैसे होते थे, बड़े बड़े हलों का प्रयोग होता था, बड़े बड़े हलों का प्रयोग होता था। ठीक, तो उस समय इस हलों को क्या कहते थे, कुछ नाम से जाना जाता था, यानी उनके लिए कुछ शब्द है। अब हल के लिए एक शब्द है सीर। ठीक, हल और उसके फाल के लिए सिर भी लगाया गया। और अगर और दूसरा शब्द है परवंत। एक तीसरा शब्द है हल के लिए प्रवरिक्त। ठीक, यह तीन शब्द हल के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक, प्रयोग किया जाता था उस समय। और यह जो 24 संख्या में बैलों को एक साथ जोड़ने की कहाँ उल्लेख मिलता है, कठ उपनिषद या कठ संहिता। देखिए, उपनिषद कहिए या संहिता कहिए, कुछ पुस्तकों में आपको कठोपनिषद होगा, कठ उपनिषद या कठ संहिता में काठक संहिता लिखा होगा। ठीक, मतलब कठ ही है। इसका जो है उल्लेख कहाँ मिलता है, ये 24 बैल की, कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक, ये 24 बैलों का उल्लेख कहाँ मिलता है, कठ उपनिषद में। ठीक, अगर ये कठ उपनिषद नहीं तो कठोपनिषद होगा, कठोपनिषद हो या काठक संहिता इसलिए इसे आप भ्रम में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यह प्रश्न आप लोग, यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि उत्तर वैदिक काल में मतलब ऐसा कौन सा आपका संहिता है, ग्रंथ है, उपनिषद है, जिसमें 24 बैलों को एक साथ जोते जाने का प्रमाण है। तो ये आप याद रखिएगा। तो जनक को भी, जो विदेह के राजा थे उस समय, विदेह के राजा जनक को भी हल चलाते हुए बताया गया है। इसको जो स्क्रीनशॉट खींचना चाहता है एक बार खींचे इसको, फिर हम इसे हटाएंगे। ठीक, हो गया क्या, चलिए। जो प्रश्न आपके आने की संभावना है उसे भी बताने का मैं प्रयास करती हूँ, और जो आपके एक अवधारणात्मक विकास हो जाए, आप उसकी देखिए, जब कहानी पता होती है ना तो चीज़ें जल्दी से समझ में आती है। मैं दोनों प्रयास, मैं चाहूँ तो 1 लाइनर लिखवा दूँ और वह जल्दी से हो जाए। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैं एक बार, ठीक है कि हो सकता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके थोड़े से बदले हों भाई, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा हो,
पर मैं अपने तरीके से अच्छा देने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक, अब ये तो देखिए लेने वाले के ऊपर होता है कि जब तक आपने लिया नहीं तब तक मैंने दिया नहीं, और जब तक मैंने दिया नहीं तब तक आपने लिया भी नहीं। तो मैं यहाँ दे रही हूँ तो आप लोग लीजिए, और आप लोग लेंगे तो मैं भी दे पाऊँगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनक को स्वयं हल चलाते हुए बताया गया है। कहाँ बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। यह लिख लीजिए। जनक, जनक कहाँ के थे? विदेह के थे। ठीक, जनक, ये क है भाई, जनक को हल चलाते हुए, जनक को हल चलाते हुए शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है, बताया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब राज परिवार के लोग, जब राजा लोग हल चला रहे हैं तो कृषि का महत्व बहुत ज़्यादा है पशुपालन के मुकाबले में। ठीक, ये बात आप समझिए। अथर्ववेद में कृषि संबंधित एक देवता का भी उल्लेख है, और वह देवता ऐसे हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में उल्लेख है, किसका उल्लेख है भाई? एक नाम है पृथ्वन्यु। ठीक, अब ये पृथ्वन्यु कृषि के देवता हैं। कृषि के कौन है? देवता हैं। ठीक, ये कृषि के ही देवता नहीं हैं, इन्हें कृषि वैज्ञानिक भी कहा जाता है। कृषि वैज्ञानिक भी कहा जाता है। और ये कहाँ उल्लेख है पृथ्वन्यु का? पृथ्वन्यु। ठीक, पृथ्वन्यु है भाई। अथर्ववेद में पहली बार नहरों का भी उल्लेख है। अथर्ववेद में पहली बार नहर का उल्लेख है। नहर का इसलिए उल्लेख है कि भाई सिंचाई कैसे करेंगे, है ना? जब जुतवाई, बुआई, मड़ाई, ये सारी चीज़ें हो रही है तो सिंचाई होगी तब तो नहर का उल्लेख है अथर्ववेद में। ठीक, अथर्ववेद में गन्ने का भी प्रारंभिक साक्ष्य पाया जाता है। अथर्ववेद में गन्ने का भी साक्ष्य पाया जाता है। ठीक, प्रारंभिक साक्ष्य पाया जाता है। ठीक, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार वर्ष में 2 फसल तैयार होती थी। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार साल में, वर्ष में 2 फसल, वर्ष में 2 फसल तैयार, वर्ष में 2 फसल तैयार होती थी। इसका मतलब कि 2 फसलों के सीजन होते थे। ठीक, और छांदोग्य उपनिषद में ओला पड़ने, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ने का भी उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल की जो बात है छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में है ओला पड़ने,
ओला पड़ने, दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष, अकाल, अकाल पड़ने, अकाल पड़ने, पड़ने के, तथा टिड्डी दल, तथा टिड्डी दल का आक्रमण, आक्रमण, आक्रमण का साक्ष्य मिला है, साक्ष्य मिलता है। कहाँ पर? छांदोग्य उपनिषद में ओला पड़ने। अब ओला पड़ेगा तो कृषि जो फसल है वह नष्ट होगा। अब ये ओला पड़ने जरूर पूछेगा कि किस ग्रंथ में ओला पड़ने का प्रमाण है, साक्ष्य है। तो आपको पता होगा कि छांदोग्य उपनिषद में। और दुर्भिक्ष दे दे तो दुर्भिक्ष वही बात है। अकाल, भाई जब ओला पड़ेगा तो अकाल अपने आप, कृषि नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो अकाल पड़ जाएगा, खाने पीने को नहीं होगी। ठीक। और टिड्डी दल यानी जो कीड़े होते हैं ना, आपने धान वगैरह में देखा होगा जो हरे हरे और वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब एक टिड्डी दल है, उनके आक्रमण का जो है संकेत मिलता है कि वो खेत के खेत जो है वह खा जाते थे, चाट जाते उसके पत्ते। तो जब पत्ते नहीं रहेगा तो फिर आप जानते हैं, ठीक, कि भोजन वोजन नहीं पका बनाएगा वो अपना। तो कैसे होगा? अथर्ववेद में मौसम की भविष्यवाणी किए जाने का प्रमाण है। आगे लिखिए कि अथर्ववेद में, अथर्ववेद में मौसम की भविष्यवाणी किए जाने का प्रमाण, साक्ष्य है, साक्ष्य मिलता है। ठीक। अगर कहीं यह भी प्रश्न आ जाए कि किस वेद में मौसम की जानकारी कि भविष्य, मौसम की भविष्यवाणी का साक्ष्य पाया गया है, तो वह किस में है? अथर्ववेद में। ठीक। तो इतना आप लोग लिखे हैं। वाजपेयी संहिता में अन्नों के पकने बोने की कालावधि के साथ साथ कई प्रकार के धान्यों का उल्लेख मिलता है। अब यही मैं लिख देती हूँ। वाजसनेयी संहिता में, वाजसनेयी संहिता में अन्नों के, अन्न यानी फसल, जो अनाज होते हैं, अन्नों के पकने बोने की कालावधि यानी समय, कालावधि यानी समय के साथ साथ कई प्रकार के धान्यों का, धान्यों यानी अनाजों का, धान्यों का उल्लेख मिला है, उल्लेख मिलता है। ठीक। इतना आप स्क्रीनशॉट खींच लें जिन्हें खींचना है। हो गया होगा। चलिए, जैसे मैं लिख रही हूँ आप लोग ऐसे भी लिख लेंगे ना, तो आप परीक्षा के समय बस ऐसे ही देख लीजिए। देखिए, लाइन से याद करना एक प्रकार से मुश्किल होता है, लेकिन इस तरीके से जब लिखे जाते हैं ना तो बड़े जल्दी याद हो जाते हैं। यह मेरा अपना
जो है अनुभव है कि चलिए अब आगे। उत्तर वैदिक काल में फसलों की बात करें तो मुख्य फसल कौन कौन से, देखिए यहाँ पर फसलों कृषि तो हो ही रहा है, तो मुख्य फसल कौन कौन से थे। ठीक, फसलों की बात करें तो मुख्य फसल कौन से थे? मुख्य फसल, ठीक, मुख्य फसल की बात कर रहे हैं। फसल कौन कौन से थे उस समय, जरा देखते हैं। चावल, ये उत्तर वैदिक काल की बात है। ठीक, उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य फसल थे वो थे चावल, चावल, गेहूं, गेहूं, तिल, मूंग, मूंग, उड़द, उड़द। ठीक, तैत्तिरीय संहिता में, तैत्तिरीय संहिता में जो है एक बात देखिए, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय संहिता में अन्न ही ब्रह्म कहा गया है, अन्न ही ब्रह्म है कहा गया है, कहा गया है। ठीक, इसका मतलब ये है कि तैत्तिरीय संहिता ये कह रहा है कि अत्यधिक अन्न उपजाओ। ठीक, अब जरा इस पर हम बात कर लेते हैं। इस चावल गेहूं के लिए भी अलग अलग कुछ शब्द आए हैं। ठीक, तो चावल के लिए व्रीहि तथा तंदूल कहा गया है, यहां पर लिख देते हैं। चावल, चावल के लिए व्रीहि, कुछ मतलब कुछ शब्द है। ठीक, चावल के लिए व्रीहि तथा तंदूल, तंदूल कहा गया है। ठीक, चावल उत्तर वैदिक कालीन क्या है, फसल है। ठीक, चावल, गन्ना तथा जौ का, चावल, अगली चावल, चावल, गन्ना तथा जौ का, चावल, गन्ना तथा जौ का साक्ष्य, साक्ष्य कहाँ से मिला है? साक्ष्य कहीं से तो मिला है ना। अतिरंजी खेड़ा, चावल, गन्ना तथा जौ का साक्ष्य अतिरंजी खेड़ा तथा हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है। ठीक, ये उत्तर वैदिक कालीन, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में जो जो फसल है और जो जमीन है उनके लिए भी कुछ न कुछ शब्द कहे गए हैं। देखिए, आप इसे बिल्कुल आपको पक्के तौर पे याद करना। चावल के लिए व्रीहि तथा तांदूल कहा गया है, यह याद करना है। अगर यह आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना मैंने बता दिया, इतने गहराई में नहीं पूछेगा आपसे प्रश्न। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में जो फसल वगैरह है ना, जो अनाज है, उनके लिए कुछ न कुछ शब्द कहे गए हैं। तो जरा उन शब्दों को भी मैं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो ये जो शब्द हैं, धान के लिए शाली शब्द कहा गया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये अलग उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक
काल में, ठीक। धान, धान के लिए कहा गया धान, धान के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, धान के लिए साली शब्द का प्रयोग किया गया है, साली, ठीक, साली। अब ये आप लोग पत्नी के बहन को साली वाली शब्द नहीं समझिएगा। धान के लिए जो आप चावल यहाँ पर है, इस चावल के जो पहले स्थिति होती है वह धान होती है ना, छिलके सहित जो होता है वह धान होता है। जब छिलका उतर जाता है तो वह चावल हो जाता है, आप लोगों को पता है। तो धान को साली कहा गया है उत्तर वैदिक काल में। गेहूं को किस शब्द से प्रयोग, कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? गोधूम, गोधूम, गेहूं के लिए गोधूम। गन्ना के लिए इच्छू शब्द, इच्छू, ठीक। चावल के लिए ब्रीहू तथा तंबूल की बात हमने कर दिया। अब लिख ही देते हैं, एक साथ लिख लीजिए। चावल के लिए ब्रीही, ब्रीही तथा तंबूल, तंदूल, सॉरी तंदूल, तंदूल, ठीक। और ऊसर भूमि के लिए खिल्व शब्द का ऊसर भूमि, ऊसर, ऊसर भूमि, भूमि के लिए क्या? खिल्व, खिल्व शब्द का प्रयोग, ये सारे प्रयोग किया गया है, ठीक। आप समझ रहे हैं ना। उत्तर वैदिक काल में धान को साली, गेहूं को गोधूम, गन्ना को इच्छू, चावल को ब्रीही तथा तंदूर कहा गया। ऊसर भूमि को खिल्व शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में भूमि को खरीदना, बेचना ये सब नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में भूमि जो था, जमीन, उत्तर वैदिक काल में जो जमीन था भाई, भूमि, उसकी खरीद बेच नहीं होती थी। तो ऐतरेय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण में इस बात की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है जरा देखिए। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक भाई उत्तर वैदिक काल में जो है क्या होता है, फिर से सही नहीं बना, आप लोग भी ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक। हाँ, उत्तर वैदिक काल में पूरा ही लिखते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो भूमि होती है, भूमि यानी जमीन, भूमि यानी जमीन, ठीक। जमीन की बात चल रही है। जमीन खरीदना, बेचना, खरीदना, बेचना और भूमि दान, भूमि दान या भूमि हस्तांतरण या भूमि हस्तांतरण। कभी कभी कुछ शब्द होते हैं कि जो मैं भी लिख ही नहीं पाती हूँ, लग रहा है। भूमि हस्तांतरण नहीं होता था, नहीं होता था, यानी कि उस समय भूमि को खरीदने बेचने का काम नहीं था। इसका उल्लेख जो है भूमि के लिए ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण एंड शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है किसकी? कि भूमि, ये दोनों में जानकारी किसकी मिलती है कि भूमि हस्तांतरण नहीं होता है, ठीक।
और इतरे और सतपथ ब्राह्मण में जानकारी मिलती है कि कुछ और जानकारी मिलती है कि भवाना विश्वकर्मा ने भूमि बेचने का एक भवाना विश्वकर्मा आख्यान है। भवाना विश्वकर्मा ने भूमि बेचने का प्रयास किया था, लेकिन भूमि ने बेचने से इनकार कर दिया। ठीक, इस बात की जानकारी कहाँ मिलती है कि भूमि ने इनकार कर दिया? इतरे और सतपथ ब्राह्मण में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक, भवाना विश्वकर्मा आख्यान इतरे ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। तो ये वाली बात आप यहाँ से खींचिए, स्क्रीनशॉट। हो गया। अब हम उद्योग धंधे की बात करेंगे। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधे या शिल्प कार्य क्या था, कैसे था, थोड़ा उस पर भी चर्चा हो जाती है। तो ये आपका उत्तर वैदिक काल का आर्थिक पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो उद्योग धंधे, थोड़ा हम उद्योग धंधे की बात को, उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधे की बात करेंगे। उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं। ठीक, उत्तर वैदिक काल में शिल्प कार्य आरंभ होता है। उत्तर वैदिक काल में जो है शिल्प कार्य का भी आरंभ हुआ। उद्योग धंधे, तो उत्तर वैदिक काल में शिल्प कार्य, उत्तर वैदिक काल में शिल्प कार्य आरंभ हुआ। ठीक, इसका साक्ष्य, जो शिल्प कार्य आरंभ होता है उत्तर वैदिक काल में, इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? इसका जो साक्ष्य मिलता है वाजसनेयी संहिता से। साक्ष्य किससे मिलता है? वाजसनेयी संहिता से। ठीक, शिल्पकार का जो साक्ष्य जो मिलता है वाजसनेयी संहिता से मिलता है। फिर भी उत्तर वैदिक काल में शिल्प कार्य विकास, फिर भी उत्तर वैदिक काल में शिल्प कार्य के विकास से, शिल्प कार्य के विकास से अर्थव्यवस्था को कोई बल नहीं मिला। ठीक, शिल्प कार्य तो विकास हुआ शिल्प कार्य का, लेकिन ये अर्थव्यवस्था में अपनी अच्छी भूमिका नहीं कर पाया। और ये जो शिल्प कार्य आरंभ हुआ, इसका साक्ष्य कहाँ पाया जाता है? वाजसनेयी संहिता में। ठीक, अब वाजसनेयी संहिता में 18 प्रकार के कारीगरों का उल्लेख है। वाजसनेयी संहिता में वाजसनेयी
संहिता में 18 प्रकार के कारीगरों का उल्लेख है। कारीगरों का उल्लेख है। आपसे पूछ ले कि कारीगरों का उल्लेख अगर 18 प्रकार दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया हो तो यह भी पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में जो कारीगरों का उल्लेख है कहाँ पाया गया है। तो आपको जब पता होगा वायुसेनी संहिता तो आप लगा देंगे, ठीक। और जो कारीगर हैं इसमें जैसे कि हम बात करें तो धनुषाकार, ज्याकार। अब धनुषाकार क्या है भाई, जैसे ये कारीगरों की बात हो रही ना, ये कारीगरों की जैसे धनुषाकार। अब धनुषाकार का मतलब क्या है, जो धनुष सॉरी ईशुकार जैसे जो कारीगर हैं, जैसे ईशुकार का मतलब धनुष बनाने वाला, ठीक। एक है ज्याकार का मतलब क्या होता है, धनुष की डोरी बनाने वाला। धनुष की डोरी बनाने वाला, ठीक। उत्तर वैदिक काल में चिकित्सा पेशा के रूप में भी आरंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में औषधियों के देवता और प्राकृतिक औषधि जो था ये सब तो था ही, लेकिन एक प्रकार से वैद्य वाली बात थी। तो यहाँ पर चिकित्सा पेशा के रूप में उभरा उत्तर वैदिक काल में कि चिकित्सा पेशा भी यानी डॉक्टरी वाली लाइन भी आरंभ होता है। उत्तर वैदिक काल में चिकित्सा पेशा भी आरंभ हुआ, ठीक। यह बात आप समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। और उत्तर वैदिक काल में देखिए महाजनी प्रथा, सूदखोर और महाजनी प्रथा या महाजन की शुरुआत होती, यानी सूदखोरी की शुरुआत होती। अब जरा उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर भी देखिए, उत्तर वैदिक काल में महाजनी प्रथा या महाजन या सूदखोर क्या हुआ, आरंभ होता है कि शुरुआत होती है, कि शुरुआत होती है। अगर हम ये जो महाजनी प्रथा है, इस महाजनी प्रथा को एक शब्द दिया गया है, क्या कहते हैं, कुशीद शब्द का। महाजनी प्रथा को लिख देते कुशीद शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए, महाजनी के लिए, महाजनी प्रथा के लिए, ठीक। और कुशीदिन शब्द का प्रयोग किया गया है महाजन के लिए। महाजन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, कुशीदिन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक। और एक अर्थ और भी है कि ये जो कुशीद शब्द है
यह ऋण लेने के लिए है। ठीक, और ये जो कुसीदिन शब्द है ये उधार देने वाला के लिए। ठीक, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा का प्रचलन कब होता है? प्रचलन कब होता है? महाजन प्रचलन कब हुआ? कब हुआ मुद्रा का? जनपद काल में होता है। ठीक, महाजनपद काल में। इतनी बात समझ में आ रही है? जो व्यापार कार्य था उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय पद्धति पर था। जो व्यापार कार्य था, व्यापार कार्य कैसे होता था? वस्तु विनिमय पद्धति पर होता था। यानी कि लेन देन पर कैसे चलता था वस्तु विनिमय का मतलब लेन देन। ठीक, लेन देन पर चलता था। व्यापारियों के लिए उत्तर वैदिक काल में श्रेष्ठी शब्द का प्रयोग होने लगा था। ये जो व्यापारी हैं, जो व्यापार हो रहा है, तो भाई जो व्यापार है, व्यापार कार्य हो रहा है, तो व्यापारी भी होगा। तो उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों के लिए श्रेष्ठी शब्द का प्रयोग होने लगा। और इसका जो प्रधान था, व्यापारियों का जो प्रधान था, प्रधान को श्रेष्ठीन कहा जाता था। श्रेष्ठीन। ठीक, प्रधान जो था वह श्रेष्ठीन। व्यापारियों का प्रधान क्या था? श्रेष्ठीन था। लग रहा है, फिर से लिख देते हैं। व्यापारियों का प्रधान क्या कहलाता था? श्रेष्ठीन कहलाता था। ठीक, ये उत्तर वैदिक काल में। अब इतना हो गया, जरा सा हो गया तो खींचिए स्क्रीनशॉट भाई, जैसे खींचना है। हो गया? देखिए, ये सब बहुत मेहनत से पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोग सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो आपके लोगों के लिए यह काम ज़रूर आएगा। ठीक, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ तब तो कोई बात ही नहीं है। ये हो गया होगा ना? आखिरी का है तो लिखने वाले भाई स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप लोग लिख लिया करें साथ में। ठीक, एक बार सुन लिया करें। हाँ, खैर कई बार देखने और सुनने में तो इंटरनेट भी खर्च होता होगा आप लोगों का ना? क्या खर्च होता है? डेटा कि डाटा, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसे? मुझे नहीं पता, है ना? हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा नहीं जानकारी है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी हैं ना, तो वो बहुत है कंप्यूटर के बारे में सिखाते रहते हैं। और जितना मेरे काम की चीज़ होती है उतनी तो समझ में आ गई, और जो काम की चीज़ नहीं होती, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो कुछ नहीं समझ में आता। वो मोबाइल लेके ऐसे ऐसे, मम्मी ऐसा है होता है, ऐसा होता है क्या क्या सीखे चलिए, वक्त की बात है। शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय संहिता में
माप की विभिन्न इकाइयां बताई गई है। शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय संहिता में शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय संहिता में माप की विभिन्न इकाइयां बताई गई हैं। माप की विभिन्न इकाइयां बताई गई है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में माप की विभिन्न इकाइयां बताई गई है, जिसमें जो इकाइयां हैं माप की, ये माप की इकाइयां हैं जो जरा यहाँ ले निष्क, एक शब्द है निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, ये कृष्णल, एक शब्द है रत्तिका, एक है गुंजा। ठीक, ये जो शतमान है यह क्या है, यह चांदी का होता था, चांदी का। ठीक, और ये जो कृष्णल है, कृष्णल क्या था, यह माप की मूलभूत इकाई होता। ये कृष्णल जो है ना, माप की मूलभूत इकाई होता था। और सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी इकाई माप की क्या होती थी, सबसे छोटी इकाई किसकी, माप की, कौन थी, रत्तिका थी, रत्तिका। ठीक, अगर हम गुंजा की बात करें तो ये इमली के बीज के बराबर था। तो कहीं कहीं गुंजा के लिए भी बोल देता है कि यह सबसे छोटी इकाई थी, और कहीं कहीं रत्तिका के लिए, तो रत्तिका ही आप सही लगाइएगा, अगर गुंजा हो तो गुंजा कर दीजिएगा। ठीक, तो और ये जो रत्तिका है, यह जो रत्तिका है, इस रत्तिका के लिए भी एक अलग से शब्द का प्रयोग किया गया। रत्तिका को तुला बीज भी कहते हैं, रत्तिका को तुला बीज भी कहते हैं। ठीक, अब जरा हम इस निष्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इस निष्क की। अब निष्क का मतलब थोड़ा सा समझिए कि ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण के लिए प्रयोग होता था। अब मैं लिख ही रही हूँ सीधे सीधे। ठीक, ये निष्क शब्द की बात कर रही हूँ, थोड़ा समझिए। निष्क ऋग्वैदिक काल में ये निष्क की बात हो रही है। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण के लिए प्रयोग होता था। निष्क आभूषण के लिए प्रयोग होता था। बाद में स्वर्ण धातु के लिए प्रयोग होने लगा। ठीक, और उत्तर वैदिक काल में यह निष्क शब्द, उत्तर वैदिक काल में निष्क क्या बन गया, निष्क माप की एक इकाई बताई गई है। ठीक,
यह बात अब पूरा खत्म होता है और आप लोग स्क्रीनशॉट खींचने वाले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब इसे मैं लिखवा दे रही हूँ, ठीक। तो लिखने के लिए तैयार हो जाइए। जो जो भी स्क्रीनशॉट खींचा है तो देखिए लिखवाने में कभी कभी छूट जाता है, तो आपके पास जो स्क्रीनशॉट रहेगा ना तो उससे आप लोग मिला लीजिएगा। कुछ बातें लिखवाने में कभी कभी क्या होता है ना कि छूट जाता है। तो जो मैंने बोर्ड पे बताया है वह पूरा होगा, ठीक। तो चलिए अब आगे लिखते हैं। समझ तो लिए होंगे आप लोग, तैयार हो जाइए लिखने के लिए। लिखिए, उत्तर वैदिक काल में लोग अस्थायी जीवन जीना आरंभ कर दिए थे। लिखिए, उत्तर वैदिक काल में लोग अस्थायी जीवन जीना आरंभ कर दिए थे क्योंकि उनकी आर्थिक गतिविधियों का मुख्य आधार ऑब्लिक मुख्य पेशा या मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की कृषि संबंधित समस्त क्रियाएं एवं अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कृषि के लिए लोहे के बड़े बड़े हल फाल का प्रयोग किया जाता था। हलों को परवंत हलों के लिए लिख रहे हैं ना, लिखिए, हलों के लिए प्रवरिवंत लिख ही दे रहे हैं। एक शब्द ऐसे आएगा प्रवरिवम, इसके लिए भी अलग अलग शब्द आते हैं, ठीक। और यही शब्द ऐसे भी लिखा होगा, ठीक, वक्त। और दूसरा शब्द जो है वह शब्द है ठीक। देखिए, उत्तर वैदिक काल में कृषि के लिए लोहे के बड़े बड़े हल फाल का प्रयोग किया जाता था। हलों के लिए प्रवरिवम तथा परवंत कहा गया है। बड़े बड़े हलों को खींचने के लिए 2, 8, 2, 4, 6, 8, 12 तथा 24 की संख्या में बैलों को हलों से जोड़ा जाता था। इसका उल्लेख कठोपनिषद या कठ संहिता में मिलता है। 24 बैल को जोते जाने वाली बात, ठीक। इस काल में जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, गेहूं, चावल, गन्ना, उड़द, तिल आदि अनाजों का उल्लेख मिलता है। अनाजों को भी ब्रह्म कहा गया है। अनाजों को भी ब्रह्म कहा गया है। इस काल में अथर्ववेद में जहाँ पृथ्वन्यु नामक कृषि वैज्ञानिक ऑब्लिक कृषि देवता का उल्लेख मिलता है, तो वहीं छांदोग्य उपनिषद में, लिखिए, छांदोग्य उपनिषद में ओला पड़ने, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ने का उल्लेख मिलता है, जो कि यह भारतीय इतिहास में प्रथम साक्ष्य है। ओला पड़ने, दुर्भिक्ष, अकाल और टिड्डियों का आक्रमण,
ठीक, ये लिख ली, टिड्डियों का आक्रमण का उल्लेख मिलता है कहाँ? छांदोग्य उपनिषद में। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन द्वितीयक पेशा रहा और अथर्ववेद में पशुओं की वृद्धि की कामना संबंधी साक्ष्य मिलता है। इस काल में भूमि हस्तांतरण, भूमि की खरीद बिक्री, भूमि दान संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिलता। इस बात की पुष्टि शतपथ ब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राह्मण में इस बात से होती है कि भवाना विश्वकर्मा ने भूमि बेचने का या हस्तांतरित करने का प्रयास किया था, किंतु भूमि ने बेचने से इनकार कर दिया। इस काल में शिल्प कार्य के विकास और विविधता की जानकारी वाजसनेयी संहिता से मिलती है, किंतु यह अपने आरंभिक स्वरूप में होने के कारण शिल्प कार्यों से अर्थव्यवस्था को कोई बल नहीं मिला। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम महाजनी प्रथा तथा महाजन सूदखोर के साक्ष्य मिलते हैं। महाजनी प्रथा के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग हुआ है तथा महाजन के लिए कुसीदीन शब्द का प्रयोग हुआ है। इस काल में व्यापार कार्य लेन देन या वस्तु विनिमय पद्धति से होता था। उसके बाद देखिए, अब बहुत समय हो गया है, तो जो भी बातें मैंने लिखवाई है ना, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, इतना लिखवा दिया, आप लोग समझदार हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहीं तक रखती हूँ। एक छोटा सा पार्ट रह गया है अभी उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन के बाद, तो उसमें देखिए बहुत सारे यज्ञ वगैरह की बात है, पर धार्मिक जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर हुए हैं पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में, तो उन परिवर्तनों की थोड़ी बहुत जानकारी और कुछ यज्ञों के बारे में हो जाएगा। ठीक, तो अगली क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है ना? तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए।